हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है, जरूर सारी वीडियो पूरे जरूर देखें 20 क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और नोटिफिकेशन को जरूर जरूर ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है संस्थान। ठीक है, यहाँ पे संरचना नहीं होगा, संस्थान होगा। ये संरचना लिखा गया है। ठीक है, तो ये होगा संस्थान। ठीक है, तो किसी भी संस्थान में संरचना का जो व्यवस्थित, ठीक है, रूप होता है वो क्या होता है? अनुक्रम। ठीक है, उसका क्या होता है? सही क्रम। और देखिए, सेंडर, मैसेज मैसेज रिसीवर, इनकोडिंग। ठीक है, तो सही जो होता है वो सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, किसी भी संस्थान में, कोई भी संस्थान हो, शिक्षण संस्थान है या कोई भी संस्थान है, ठीक है, और देखिए उसमें इसका संचार। ठीक है, संचार का मतलब एक तरीके से देखिए कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना या अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। संचरण, संचार, ठीक है, ये सारे शब्द, कम्युनिकेशन, संप्रेषण जिसे हम कहते हैं संप्रेषण। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और ये हैं आदान प्रदान, यानी अभिव्यक्ति, कौशल आदि, जो भी चीज हो आप दूसरे तक अपनी भाषा के द्वारा, संचार के द्वारा, अपने उसके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी, और इसका मतलब संप्रेषण या संचार का मतलब होता है कि किसी जानकारी या भाव जो भी है दूसरे तक आप पहुंचाना चाहते हैं और दूसरे के भाव विचार की जानकारी पाते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, ये व्यवस्थित इसका क्या है? अनुक्रम है। ठीक है, तो पहले सेंडर यानी क्या हो जाएगा? सेंडर यानी प्रेषक जो है, जो भेजेगा। ठीक है, प्रेषक हो जाएगा सेंडर का मतलब। फिर उसके बाद आता है मैसेज, यानी संदेश देना, या आप किसी तक संदेश जो पहुंचाना चाहते हैं या देना चाहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें रिसीवर भी होता है, यानी प्राप्तकर्ता जो होता है, जो उसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसकी जो सही क्रम है वो है सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, ठीक है, चैनल, और उसके बाद डिकोडिंग, फिर आता है रिसीवर। ठीक है, डिकोडिंग आता है इसके बाद, ये चैनल के बाद फिर आएगा इसका क्या है? रिसीवर। ठीक है, तो किसी भी संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम होता है। रिसीवर के बाद लास्ट में आता है फीडबैक। ठीक है, यानी जो लास्ट में उसका फीडबैक क्या होगा। तो ये सारी चीजें आती हैं। और संचार में सबसे जो बड़ी बाधा है, इस चीज को जरूर ध्यान रखें, शोर। यानी अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपसे कम्युनिकेशन मेरा तभी सफल होगा जब अच्छी तरीके से मैं आपसे कुछ कहूँ और आप सुन रहे होंगे, यानी किसी भी प्रकार का शोर ना हो जो कि बाधा पहुंचाता है। तो सबसे पहला जो और महत्वपूर्ण है, ये जो सबसे बड़ी बाधा वो आती है वो शोर। ठीक है, संचार में बाधा। ठीक है, और इसके बाद देखिए, सेंडर का मतलब जैसा कि प्रेषक हो गया, मैसेज संदेश हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, रिसीवर जो है, और इनकोडिंग, डिकोडिंग, सारी ये चीजें इसमें जो है डिकोडिंग, और उसके बाद फिर रिसीवर, फिर फीडबैक, इस तरीके से इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक या अन्वेषणात्मक? निगमनात्मक यानी डिडक्टिव। ठीक है, निगमनात्मक यानी क्या हो जाएगा? डिडक्टिव जिसे कहते हैं आप। ठीक है, डिडक्टिव मेथड जो होता है। उसके बाद है आगमनात्मक यानी इंडक्टिव। ठीक है, उसके बाद आता है प्रयोगात्मक यानी क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, अन्वेषणात्मक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अन्वेषणात्मक। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी।
ये हो जाएगा, ठीक है, वोलूंटरी। तो ये सारे हैं, ठीक है। और क्या पूछा है इसमें, संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य जो मौलिक अंतर है उसको प्रयोगात्मक सिद्धांत जो होता है उसके आधार पर, ठीक है, आधारित किया जा सकता है। और संस्थावाद मुख्यतः विधि द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं से संबंधित था, संस्थावाद। और संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं की उत्पत्ति है, स्वरूप है, प्रकृति है, उसका कार्य प्रणाली है, परंपरागत विद्वानों ने उसका जो है अध्ययन किया। और वहीं नव संस्थावाद संस्थाओं के सामाजिक दृष्टिकोण जो है, ठीक है, ये उनके समाज को प्रभावित करने के तरीके का अध्ययन करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल। थर्ड क्वेश्चन है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है। धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्य धारा होगी। दूसरा पॉइंट है पश्चिम की सांस्कृतिक व राजनीतिक वंशागति की अस्वीकृति। तीसरा है सी नैतिक मूल्यों पर घोर असहमति, ठीक है, यानी नैतिक जो मूल्य हैं। और संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक और आर्थिक न होकर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक चरित्र का होगा। ठीक है, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ यही है कि संघर्ष जो है प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक नहीं होगा बल्कि सांस्कृतिक चरित्र का होगा। और इस अवधारणा का विकास किसने किया था, सैमुअल पी, ठीक है, हंटिंगटन। इन्होंने इस अवधारणा का क्या किया था, विकास किया था। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कब लिखी गई थी, ये 1996, ठीक है, 1996। और ये प्रसिद्ध कृति है किसकी, सैमुअल पी हंटिंगटन की। और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि शीत युद्ध जो हुआ, शीत युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के क्या हो गए, मूल कारण बन गए। जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थे वो धर्म के से जुड़ गए, उनके मूल कारण बन गए। और भविष्य में युद्ध राज्यों के मध्य न होकर संस्कृतियों के मध्य होगा, यानी राज्यों के मध्य न कह के सांस्कृतिक की जो है संस्कृतियां जो है, कल्चर जो है, उनके मध्य होगा, इन्होंने कहा। ठीक है, और जैसा कि शीत युद्ध आप जानते होंगे, शीत युद्ध ने कहते जो बहुत ही लंबा चलता है, यानी आमने सामने सामना नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे से तनातनी चलती रहती है और सालों तक चलती रहती है। और लड़ाई आपस में नहीं होती है इसमें ज्यादातर, लेकिन ये लंबा चलता है, बहुत सालों तक चलता रहता है। ठीक है, तो जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट है सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है। प्रथम लहर में, द्वितीय लहर, तृतीय लहर, चतुर्थ लहर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी जो लहर थी। ठीक है, देखिए हंटिंगटन के लोकतांत्रिकरण की लहर विश्लेषण में भारत तो है, इंडिया हमारा द्वितीय लहर में है, ठीक है, स्थित। पहली लहर जो चली वो 1892 से 1942 के बीच आई थी। ठीक है, 1892 से 1942 के बीच आई थी। और दूसरी जो लहर थी, दूसरी वो 1960 के दशक तक, ठीक है, जारी रही। और जो तीसरी लहर की शुरुआत हुई वो 1974 में हुई। ठीक है, और ये तीसरी लहर के बाद की बात है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, द्वितीय लहर, यानी लोकतंत्रीकरण की लहर भारत कहाँ स्थित है, तो द्वितीय लहर की बात है। ठीक है,
चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, यानी किसी को निकृष्ट यानी किसी को बिना काम का या बिना मतलब का बनाना, ठीक है, किसी काम का न रह जाना, उससे अच्छा है कि कुछ को आप अच्छा बना दें, उत्कृष्ट बना दें। ठीक है, ठीक है, तो किससे संबंधित है, लेकिन किसने कहा है? पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत, नॉजिक का हकदारी का सिद्धांत, फोको का शक्ति का सिद्धांत, या रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत? राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरेटो का इष्टतम का सिद्धांत। तो कि देखिए, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाए, पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत से संबंधित है ये। और इन्होंने इस सिद्धांत को 1906 में प्रस्तुत किया था, और पेरेटो जो है वो 1848 से ये रहे 1923 तक। ठीक है, और इटली के इंजीनियर, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, ठीक है, इटली के ये समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री और दार्शनिक थी। ठीक है, फिलोसफर थी। और अमर्त्य सेन ने पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत की आलोचना की है। किसने आलोचना की है? अमर्त्य सेन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है धार्मिक कानून पर, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, जैविक प्रदत्त और प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, जीव विज्ञान पर। ठीक है, और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। ठीक है, देखिए नारीवादी जो है, नारीवादी विचारक, उनकी मान्यता है कि महिला मुख्य मूल्य मुख्यतः महिलाओं को प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित है, यानी जो भूमिकाएं उन्हें प्रदान की गई हैं प्रदत्त हैं, और महिलाओं के बारे में सामान्यतः जो भी आम राय, ठीक है, जो भी आम राय बनाई जाती है, जो धारणा या आम राय बनाई जाती है, या समाज में जो उनकी स्थिति है उनका आकलन किया जाता है, उनके मूल में उन्हें प्रदत्त सामाजिक जो है भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर महिला मूल्य मुख्यतः क्या है? आधारित है। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, समग्रता का विखंडन, महानता को सामान्य बनाना, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। देखिए ऐतिहासिक प्रवृत्ति उत्तर आधुनिकता से क्या है? असंगत है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता समग्रता का विखंडन करते हुए आंशिक विस्तार के आधार पर भी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करती है, और साथ ही यह ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है। ठीक है, यानी उपभोग प्रधान है ज्ञान के स्थान पर, और महानता को एक समान सी बात के तौर पे स्वीकार करती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि असंगत है। चलिए 8 क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता कहलाते हैं मैटिक्स, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अप्रवासी समूह, अलग थलग रहने वाले जातीय धार्मिक समूह। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैटिक्स। देखिए बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना होता है। ठीक है, बहुजातीय संस्कृति की को या तो स्वीकृति देना या बढ़ावा देना होता है। एक विशिष्ट स्थान के जनसांख्यिकी बनावट पर यह लागू होती है, यानी कोई विशिष्ट स्थान है उस पर जो जनसांख्यिकी होती है, जनसंख्या होती है, उसकी बनावट पर ये लागू होती है, और आमतौर पर स्कूलों, व्यापारों, पड़ोस शहरों या राष्ट्रों जैसे संगठनात्मक स्तर पर होते हैं। और बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, वे मैटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, केनेथ आर्गेस्की ने के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ठीक है, क्या क्रम है सही? राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एकीकरण, प्रचुरता। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? नहीं, एकीकरण, औद्योगिकरण। ठीक है, एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता, इस तरीके से इसका राइट जो क्रम है वो हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि कहने था कि राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का क्रम है ये। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एकीकरण यानी राष्ट्र राज्यों का एकीकरण, जो राष्ट्र राज्य हैं उनका एकीकरण। दूसरा पॉइंट आ जाता है औद्योगिकरण यानी उत्पादन जो है, ठीक है, उत्पादन के तरीके में बदलाव, जो उत्पादन का तरीका है उसमें क्या करना है? बदलाव। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय कल्याण यानी कल्याणकारी राज्य। ठीक है, और प्रचुरता यानी राज्य द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, यानी राज्य द्वारा शिक्षा शुल्क जो भी है शिक्षा वो निःशुल्क, बिना शुल्क के स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सारी चीजें राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो कैनेथ आगास्की व डब्ल्यू रोटो ने राजनीतिक विकास के चरणों की खोज की बात की, और डब्ल्यू रोस्टेव ने राजनीतिक विकास के इस मॉडल को पूरे विश्व के लिए इन्होंने उपयोगी बनाया था। ठीक है, विश्व के लिए इन्होंने उपयोगी बनाया था जो ये व्यवस्थित इसका क्रम है। किसने? डब्ल्यू ठीक है, रोस्ट्रॉ ने। चलिए, टेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला पॉइंट है, राजनीतिक संस्कृति में एक सहयोगी दृष्टिकोण है जैसे राजनीतिक समाजीकरण। दूसरा है, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उसके संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा है कि राजनीतिक संस्कृति का आधुनिक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। और चौथा है, राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का एक समूह है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक संस्कृति का अनुभाविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसमें पूछा क्या है? सही नहीं है ये। ठीक है, बाकी यानी सारे सही है। तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति में अनुभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है और इसी के आधार पर शासक और शासितों के संबंधों का नियमन होता है। ठीक है, व्यक्ति या विश्वास राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में स्वयं के अनुभव जो है उससे प्राप्त करता है। और आमंड व बर्बा ने, ठीक है, आमंड व बर्बा ने नागरिक संस्कृति का विचार दिया जो सहभागी संस्कृति और प्रभावी जो है प्रजाभावी संस्कृति का मिला जुला रूप होता है। और राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सिडनी बर्बा ने किया। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति का किसने किया? सिडनी बर्बा ने, ठीक है, प्रयोग किया। और सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उन अनुभवजन विश्वासों, अभिव्यक्ति के तरीकों और मूल्यों की उस अव्यवस्था से है जो राजनीतिक कार्य को संपादित करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था और योग्यता की खोज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, योग्यता की खोज। ठीक है, यानी राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में योग्यता की खोज को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग जैसा कि सिडनी बर्बा ने किया था, और सिडनी बर्बा को राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य जो है उन अनुभवजन्य विश्वासों, ठीक है, अनुभवजन्य विश्वासों और अभिव्यक्ति और प्रतीकों और मूल्य जो है उनकी व्यवस्था से है, कि जो राजनीतिक कार्य को क्या करते हैं? उसका संपादन करते हैं। और आमंड और बर्बा ने, ठीक है, आमंड और बर्बा, ठीक है, तो आमंड और बर्बा ने 1963 में 1963 में द सिविल कल्चर, ठीक है, क्या
द सिविल कल्चर। ठीक है, द सिविल कल्चर। द सिविल कल्चर में राजनीतिक संस्कृति की 4 आधारभूत आरंभिक उन्होंने सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत है नागरिक सदाचार और उत्तरदायित्व, दूसरा है सहभागी और बहुलवादी लोकतंत्र, तीसरा सिद्धांत है विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, और चौथा है आधुनिकीकरण के द्वारा अस्थायित्व। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए विश्व युद्ध में से पूर्व निम्न में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? उत्तर व्यवहारवादी, परंपरागत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक या व्यवहारवादी। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरागत। ठीक है, देखिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व निम्न में से परंपरागत जो है उपागम, ठीक है, परंपरागत उपागम अधिक प्रचलित था और इसके अंतर्गत राज्य परंपरागत मानकों आदि का ही विशेष अध्ययन किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसके लेखक कौन है? एप्टर है, ईस्टन है, लियो स्ट्रॉस है, कोबा है, कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोबा। डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1993। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड कोबेन। ठीक है, कोबेन है, अल्फ्रेड कोबेन, लेकिन शॉर्ट में देखिए इस तरीके से कोबा भी लिख देते हैं और पूरा नाम है अल्फ्रेड कोबन, लेकिन कोबा भी लिखा है अगर तो आप ये, और पहली बात बुक का नाम देख लें। ठीक है, और जिसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की है। क्या किया उन्होंने? राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके पतन की बात उन्होंने की है। ठीक है, और कहा कि तथ्यों पर अत्यधिक जोर व तथ्यों के सिद्धांत से असंबद्धता और वैचारिक अपचयवाद यानी न्यूनकारी व्याख्या के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत पतन की ओर उन्मुख है, यानी पतन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1993 की इनकी पुस्तक है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, किसने लिखा? अल्फ्रेड कोबेन ने। चलिए इतनी सी चीजें आपको जरूर, ये सारी चीजें मेन पॉइंट है उसे जरूर लर्न करते जाएं, लिखते जाएं, नोट बनाते जाएं। अगर आपको पीजीटी में, टीजीटी में या आपको यूजी नेट में आदि में क्वालिफाई करना है। चलिए, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? ईस्टन, लास्लेट, दांते, रॉबर्ट डहल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दांते जर्मिनो। ठीक है, दांते जर्मिनो एक प्रमुख शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है, और जिन्होंने विचारधारा सिद्धांत संबंधी अपने विचार दिए। ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत के पतन की संकल्पना से भी ये जुड़े और मानते हैं कि अगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवाद यानी घटना का वैज्ञानिक अनुभवात्मक अध्ययन वह वैचारिक व्याख्यातावाद यानी विचारधारा की प्रधानता के कारण राजनीतिक सिद्धांत का क्षरण हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेविड एप्टर का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक जो है आधुनिकीकरण। ठीक है, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का जिक्र डेविड एप्टर द्वारा, ठीक है, अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन,
ठीक है। ठीक है, और ये 1965 में किया गया, और इसका अर्थ है परंपरागत समाज का राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति में विकास के फलस्वरूप आधुनिक विशेषता रूपी समाज की ओर आना। ठीक है, और ठीक है, और प्रारंभ में यह यूरोपीय देशों से संबंध अवधारणा थी और बाद में इसे एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी राज्यों तक विस्तारित किया। ठीक है, तो क्या नाम था पुस्तक का? द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, और 1965 में। चलिए 16 क्वेश्चन है, निम्न में से किन राजनीतिक विचारकों ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया? प्लेटो, अरस्तु, जामंड, और कौन है? डेविड ईस्टन है। तो राइट ऑप्शन आपका अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, देखिए अरस्तु द्वारा सबसे पहले विश्व के 158 देशों के, ठीक है, संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। किसके द्वारा? अरस्तु। और अरस्तु की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो कौन सी है? पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति यानी। ठीक है, और कहा जाता है कि 158 देशों के विभिन्न संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और इसके द्वारा उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों की शासन संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति की उन्होंने खोज की। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति की इन्होंने खोज की, और अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, पिता कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका है अरस्तु, और 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। यह बात कही जा रही, कितना ज्यादा था, लग नहीं रहा है कितना तुलना कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी है ऐसा। तो ठीक है, ये ध्यान रखें। एक तो अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के जनक कहा जाता है, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, राजनीति, और 158 देशों के संविधानों के, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आ जाते हैं। बाकी वन लाइनर तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा आपसे अभी कथन और कारण वाले, तो उसमें घुमा के दे देगा कि 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किसने किया था, या अरस्तु ने किया था, फिर उसके बाद कुछ और दे दी, फिर उनकी पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक राजनीति है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे लिख देंगे और फिर कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए इन सब चीजों का भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, और ये मैंने देखा भी है, आया भी हुआ है कहीं 158 देशों का। चलिए 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? हेराल्ड लासवेल, डेविड एप्टर, डेविड ईस्टन, आमंड। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आमंड। ठीक है, तो ईस्टन के द्वारा, ठीक है, ईस्टन के द्वारा व्यवस्था सिद्धांत में इनपुट और आउटपुट मॉडल का प्रयोग किया गया। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, और मॉडल का प्रयोग किया जो मुख्यतः विकसित राष्ट्रों पर केंद्रित था। और इसके उत्तर में आमंड व पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोचेज, ठीक है, इसका इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। किसने? आमंड व पावेल ने। ठीक है, पावेल ने ये, ठीक है, और जो कि समाजवादी विकासशील राष्ट्रों पर केंद्रित था, और इसमें उनका मूल जोर जो था वो प्रकारों पर था। ठीक है, और जिसके जरिए वे संरचना यानी जो स्ट्रक्चर है उसको समझते थे। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, और अर्थात
जिसके जरिए वो संरचना को समझते हैं, अर्थात प्रकार्य जो है वो प्राथमिक है। और आमंड के अनुसार व्यवस्था में 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं व्यवस्था में 3 विशेषताएं? व्यापकता होती है, दूसरी क्या होती है? अंतर्निर्भरता होती है, तीसरी क्या होती है? अस्पष्ट सीमा होती है, यानी इसकी अस्पष्ट सीमा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, संरचना प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 4 प्रकार के कार्यों को करती है। तो आमंड और पावेल। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन में बात की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था के 4 आगत यानी इनपुट, ठीक है, कार्य होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं क्रमशः? पहला होता है राजनीतिक समाजीकरण एवं जो है भर्ती, समाजीकरण एवं भर्ती। दूसरा है हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा है हित समूहन, चौथा है आपका राजनीतिक संचार। ठीक है, ये 4 हैं, 4 प्रकार के कार्यों को करती है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर, फंक्शनल और अप्रोच जो है उसके में 4 प्रकार के कार्यों को ये करती है। ठीक है, चारों प्रकार के कार्य हैं ये। चलिए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? डायच, कोलमैन, नॉर्बर्ट वीनर, जे बर्टन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डायच को। देखिए संचार सिद्धांत का जनक माना जाता है कार्ल डायच को। ठीक है, और इस सिद्धांत के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान, यानी जो सूचना है उनका आदान और प्रदान करने में जो प्रयुक्त संचार के साधन हैं और जो साधनों का प्रयोग और उनके माध्यम से उसको प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है। यानी जो साधन है उनके माध्यम से, उनके सहयोग के द्वारा उनको क्या बनाया जाता है? प्रभावी, इफेक्टिव। ठीक है, तो प्रभावी बनाने के लिए उस पर बल दिया जाता है, प्रभावी बनाने पर। और संचार किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? ठीक है, और ये अगर पूरी बुक इसकी जो है ये लंबी सी, ठीक है, ये हो जाएगी क्वेश्चन में, ये छोटा ही पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया था, 2017 में भी पूछा है या 2018 में भी पूछा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन सब मिलते जुलते आते हैं। तो द नर्वस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, द नर्वस ऑफ द गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, ये 1963 तो संचार सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल डायच के द्वारा ये लिखी गई
पुस्तक या रचना है। ठीक है, और हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी पसंद आई कि नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं कि समझानी पड़ती हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको याद भी चीज़ें रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।